नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार के गोपालगंज पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरजेडी और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। शाह ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद विकास की शुरुआत हुई। इसके साथ ही आरजेडी और लालू यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी ने पूरे बिहार को तबाह करके रखा था, इतने घोटाले किए और शर्म भी नहीं आई। लालू यादव गौ माता का चारा भी खा गए। क्या बिहार फिर अपहरण, हत्या और भय के शासन में जाना चाहता है? शाह ने कहा कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार को सेट करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा चैत्र रामनवमी पर सभी मीट की दुकानें बंद करने और 9 दिवसीय त्योहार के दौरान धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य के मूलभूत मुद्दे महंगी बिजली, बेरोजगारी, कम व्यापार और बहुत कुछ हैं। इस सरकार का इरादा ध्यान और मूलभूत मुद्दों को भटकाना है, इसीलिए वे इस तरह के अध्यात्म के मुद्दे उठाते हैं। सच तो यह है कि सिर्फ योगी जैसा वेश धारण करने से कोई योगी नहीं बन सकता। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आपत्तिजनक सवाल करने के बाद विवादों में आए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिन मुश्किल भरे थे। इलाहाबादिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर विवाद के बाद वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे कंटेंट क्रिएशन और देश के कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार है। इन दोनों वजहों से मैं इस फुल स्टॉप के बाद नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मेरी टीम को इस नए फेज में सपोर्ट करें। मैं बस यह कहना चाहूंगा कि थैंक यू एंड लव यू ऑल। अब से आपको एक नया रणवीर दिखेगा द रणवीर शो पर। द पॉडकास्ट विल रिटर्न वेरी सून। आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो के लिए जाने जाते हैं। इसमें वो नेता, अभिनेता और बिजनेसमैन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए आगे कहा कि आपके पॉजिटिव मैसेज ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत मदद की। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये फेस बहुत मुश्किल था। खुलेआम हिंसक धमकी, इतनी ज्यादा ऑनलाइन नफरत, इतने सारे मीडिया आर्टिकल और इतना कुछ देखा। इस सब के बीच आपके डीएम ने बहुत सपोर्ट किया। मैं इस फेस को एक सीख के तौर पर देख रहा हूँ और जब तक कंटेंट क्रिएट करेंगे और अधिक जिम्मेदारी के साथ करेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मैच में उनकी टीम पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए आईपीएल के इस मैच में मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 36 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस के 196 रन के जवाब में 20 ओवर में 160 रन ही बना सकी थी। ओडिशा के कटक जिले में रविवार को 12551 बेंगलुरु गुवाहाटी एसएमबीटी कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि 11:54 पर खुर्दा रोड डिवीजन के निरगुंडी कंदरपुर सेक्शन में 12551 एसएमबीटी कामाख्या सुपरफास्ट एसी एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों के पटरी से उतरने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक 11 एसी कोच पटरी से उतर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दुर्घटना में एक यात्री की मौत हुई है। अशोक मिश्रा ने कहा कि जैसे ही हमें डिब्बों के पटरी से उतरने की सूचना मिली, तुरंत एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इमरजेंसी मेडिकल उपकरण रवाना कर दिया गया था। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार को भी सहायता के लिए सूचना दे दी गई है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास रविवार को फिर से भूकंप आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के भूकंपों पर नजर रखने वाले यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मांडले के उत्तर पश्चिम में 28 किलोमीटर की दूरी पर मट्टारा टाउनशिप में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। मट्टारा के पास अमरपुरा के एक निवासी ने मीडिया को बताया कि 28 मार्च को आए भूकंप के बाद से यह सबसे शक्तिशाली भूकंप था। बता दें कि म्यांमार में कल आधी रात के आसपास भी 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया था। रिपोर्टों के मुताबिक ताज़ा झटकों के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। वहीं इस बीच म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है।
म्यांमार के सैन्य प्रमुख ने कहा कि लगभग 1700 लोग मारे गए हैं और लगभग 3400 लोग घायल हुए हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी मुस्लिमों का मित्र बनने का नाटक कर रहे हैं। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज हिंदू नव वर्ष है और महाराष्ट्र में मराठी नव वर्ष है। बहुत पवित्र दिवस रहता है। सब जगह पर आज शोभा यात्रा भी निकल रही है और कल ईद है। मोदी जी ने ईद की सौगात लगभग 40 लाख मुस्लिम भाइयों के घर घर तक पहुंचाई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काम दिया कि मस्जिदों में जाओ, मुस्लिम मोहल्ले में जाओ और सबको गले लगाओ। राउत बोले कि अचानक उनको क्या हो गया मालूम नहीं। जब चुनाव आते हैं तो उनकी भाषा अलग हो जाती है कि देश में मुसलमान नहीं रहने चाहिए, लेकिन बिहार का चुनाव आने लगा है और इंटरनेशनल दबाव पड़ गया है तो मोदी मुसलमानों के भी मित्र बनने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन ये ढोंग है। भारतीय सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से पिछले 1 वर्ष में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भेजे गए टेक डाउन नोटिस की संख्या और उसके मकसद को लेकर द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 से अब तक गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C द्वारा एक्स को भेजे गए 66 टेक डाउन नोटिस में से लगभग 30% नोटिस केंद्रीय मंत्रियों, सरकारी एजेंसियों और चुनाव से संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए थे। यह जानकारी एक्स और भारत सरकार के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान सहयोग पोर्टल के जरिए सामने आई है। बता दें कि मार्च 2024 में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय को सोशल मीडिया मध्यस्थों को टेक डाउन नोटिस भेजने का अधिकार दिया। इसके बाद से एक्स सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों को अवैध सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए। हालांकि इन नोटिसों का विवरण लगभग 2 साल तक सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि एक्स ने अप्रैल 2023 से सरकारी टेकडाउन अनुरोधों का विवरण प्रकाशित करना बंद कर दिया था। वहीं पिछले 1 साल में सरकार ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग मध्यस्थों जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को 1.1 लाख से अधिक सामग्री को हटाने के लिए नोटिस भेजे हैं। आपको बता दें कि सहयोग पोर्टल जिसे गृह मंत्रालय ने विकसित किया है, यह पोर्टल केंद्रीय मंत्रालयों से लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशनों तक सभी सरकारी एजेंसियों को टेक डाउन नोटिस जारी करने की सुविधा देता है। वहीं एक्स ने इस पोर्टल को सेंसरशिप का हथियार बताते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का तर्क है कि यह प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा धारा 69A के तहत तय न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करती है, जिसमें सामग्री की जांच और निर्णय की प्रक्रिया शामिल है। इसके चलते एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार ऑनलाइन कंटेंट को गैर कानूनी रूप से सेंसर कर रही है। कंपनी का कहना है कि सहयोग पोर्टल के जरिए सरकार ने सेंसरशिप की शक्तियों का अनुचित विस्तार किया है और असंख्य सरकारी अधिकारियों को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया है। एक्स का यह भी आरोप है कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय अन्य विभागों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वह कर रहा है जो वह धारा 69A के तहत सीधे नहीं कर सकता। और अब इस कानूनी लड़ाई ने भारत में डिजिटल स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस को तेज कर दिया है। 29 मार्च 2025 को जयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित होने की घटना सामने आई है, जिससे स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया। इस घटना के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद अशोकनगर पुलिस थाने में भी बड़ी बैठक हुई। दरअसल अशोकनगर थाने में उन लोगों को छोड़ने के लिए बैठक की गई जिन लोगों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देर रात अशोकनगर थाने में उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई और लंबी चर्चा के बाद 4 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है, जिनमें पहली मांग है कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 19 लोगों को रिहा किया जाएगा। दूसरी मांग, खंडित मूर्ति को प्रशासन द्वारा पुनर्स्थापित किया जाएगा। तीसरी मांग के तहत दोषियों की गिरफ्तारी कर उन्हें सख्त सजा दिलाई जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन कठोर कदम उठाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना राजस्थान में मूर्ति खंडित करने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी में एक और उदाहरण है। पिछले कुछ महीनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे समुदाय में रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में
मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिला अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। ये प्रतिबंध 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के तहत योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। म्यांमार की सैन्य जुंटा ने देश में आए भूकंप के बाद भी लोकतंत्र समर्थक विद्रोही गुटों पर हवाई हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। मीडिया द्वारा पुष्टि की गई है कि जुंटा के हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। भूकंप की घटना को हुए 3 घंटे भी नहीं बीते थे कि सैन्य जुंटा ने हमले कर दिए। जुंटा ने ये हमला भूकंप के केंद्र सागाइंग के चांगयू टाउनशिप सहित अन्य स्थानों में किया है। खबरें हैं कि जुंटा ने म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर के पास की जगहों पर भी हमला किया है। वहीं म्यांमार के मिलिट्री काउंसिल ने बताया कि भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1644 हो गई है और घायलों का आंकड़ा भी बढ़कर 3408 पहुंच गया है, जबकि 139 लोग अभी भी लापता हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.